हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज हम वॉल्यूम 3 मक्कड़ वॉल्यूम 3 का पैसेज रीडिंग नंबर 2 पैसेज नंबर 3 करने जा रहे हैं सॉल्व। ओके, इट्स देयर इज अ ब्लर। ओके, देयर इज अ फोकस। ओके, फोकस इज लॉक्ड। नाउ यू आर सीइंग द क्लियर वीडियो। ओके, तो आज हम थर्ड पैसेज करने जा रहे हैं। इसका नाम है द पर्सन बिहाइंड द मॉडर्न मैनेजमेंट। तो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पैसेज है। आप सभी को, काफी बच्चों को आंसर नहीं मिला होगा। अगर मिल गया होगा तो वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है अपनी स्किल्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखने को मिल सकते हैं। किसी को पूरी वॉल्यूम 3 की पूरी सीरीज देखनी है तो आई कार्ड के अंदर मिल जाएगा, ऊपर लिंक दी गई है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है जिसके अंदर आपको इसके 20 के 20 रीडिंग पैसेज सॉल्व मिल जाएंगे, इसके लोकेशन प्लस आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो के अंदर ही भी हम क्या कहते हैं क्वेश्चन की लोकेशन फाइंड करेंगे और प्लस एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों इसका आंसर ये है और जो आप आंसर सोच रहे हैं क्यों वो आंसर नहीं है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और मुझे माफ करिएगा अगर आपको रेलवे की आवाज आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस क्या मिलते हैं। हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग दी गई हुई है इसके अंदर। 27 से 32 तक हेडिंग्स हैं और फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर ही ए है, फर्स्ट है। तो हम पहले आंसर देख लेते हैं। क्या आंसर? द पॉपुलैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ड्यूकर वर्क। जो उसकी पॉपुलैरिटी थी और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बेसिकली इसके अंदर ये बात की गई है। तो पहले कंक्लूजन, बेसिकली जब भी लिस्ट ऑफ हेडिंग हो तो ये कंक्लूजन ही उसका आंसर होता है कोई भी लिस्ट ऑफ हेडिंग का। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब भी आप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले बिना पैराग्राफ पढ़ने से पहले लिस्ट ऑफ सभी एक से लेकर जितनी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग दी है वो पढ़ लें, उसके बाद पैराग्राफ पर मूव करें, ठीक है। और उसकी दिमाग में कोशिश करें आप हिंदी या पंजाबी ट्रांसलेशन अपने माइंड में रखें जिससे आपको ईजी होगी। तो हमने सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है? द पॉपुलैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ड्रुकर्स वर्क जो भी कह सकते हैं। सो 27 का आंसर हमें फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइनों के अंदर मिलता है जहां पर ये लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेयर एवर पीपल ग्रैपल विद ट्रिकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम विद बिग ऑर्गेनाइजेशन टू स्मॉल, from the public sector to private and increasingly to the volunteer sector, you can find ड्यूकर फिंगरप्रिंट्स। यानी कि हर एक फैक्टर में क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं ड्यूकर्स को देख सकते हैं। मतलब जो ड्यूकर के फिंगरप्रिंट्स है, जो भी बंदा है उसके फिंगरप्रिंट यानी कि आप उसकी निशानी देख सकते हैं सभी। ये उसकी और क्या कहते हैं, क्या बता रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बता रहा है कि उसने हर चीज में अपने छाप दी हुई है, ठीक है। इसका हिंदी ये हुआ, पॉपुलैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ड्यूकर वर्क्स। इम्पैक्ट की बात यहाँ की गई है, द रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्राऑर्डिनरी व्हेन एवर पीपल ग्रैपल विद ट्रिकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम विद ऑर्गेनाइजेशन टू स्मॉल पब्लिक टू सेक्टर, हर जगह उसकी छाप है। तो इसका आंसर आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका बेसिकली इस लाइन का मतलब यही है, जो उसका इन्फ्लुएंस था, जो उसका प्रभाव या इम्पैक्ट कह सकते हैं, इम्पैक्ट की जगह इन्फ्लुएंस का वर्ड यूज किया गया है वहां पर। और क्या कहते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी शो करने के लिए ये किया, बिग ऑर्गेनाइजेशन टू स्मॉल, पब्लिक टू प्राइवेट, इंक्रीज टू दी वॉलंटियर वर्क, हर जगह उसकी छाप है ड्रुक्स की। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आंसर समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव करते हैं। पैराग्राफ बी, इसका आंसर हमें दिया गया है फिफ्थ क्या है, पढ़ लेते हैं आंसर। अर्ली पब्लिकेशन ऑफ ड्रूकर, यानी कि जो सबसे पहले उसकी पब्लिकेशन थी, ठीक है। तो पब्लिकेशन क्या थी, अब पढ़ते हैं। बी पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट के अंदर ही आंसर इसका दिया होगा, द फर्स्ट 2 बुक्स, द एंड ऑफ इकोनॉमिक मैन 1939 एंड द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन 1942। यानी कि इसकी क्या थी, ये अर्लियर पब्लिकेशन ऑफ ड्यूकर, यानी कि ये राइटर है ड्यूकर जो भी है बंदा, ठीक है। तो हमारे सेकंड आंसर भी क्लियर हो गया, आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए मूव करते हैं 29th क्वेश्चन के ऊपर। 29th का आंसर हमें क्या दिया हुआ है, 9th ही आंसर दिया हुआ है इसका, द चेंजिंग रोल ऑफ एम्प्लॉय। जो रोल एम्प्लॉय का रोल था वो चेंज हो चुका था। इसका आंसर बेसिकली ये है। सो क्यों है, पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं सी पैराग्राफ पर जाकर। ओके, यहाँ पर हमें देख सकते हैं, सॉरी, सी पैराग्राफ here it is the answer, like in the next page you can see that। आई होप आप सभी को ब्लर ना दिख रहा हो ये।
अगर ब्लर दिख रहा है तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 29 का आंसर दिया हुआ है। असेंबली लाइन मूव टू द स्पीड टू द स्लोएस्ट वर्कर partial because they fail to engage with the creativity of individual works. The second argument had to do with the rise of knowledge of worker. Duker argued that the world is moving from economically of goods to economical of knowledge, and goods from society dominated by industrial potential and dominated by brain work. ओके, आई होप आप सभी को ये आंसर क्लियर हुआ हो, आपको माइंड में हिट किया हो। तो एक बार दोबारा देखते हैं आंसर क्या है 29 का 9th। द चेंज ऑफ रोल ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ क्या बात की गई है इस पूरी लाइन के अंदर? वैसे थर्ड पैसेज के अंदर पूरा ही इसके बारे में बात किया गया, रोल एम्प्लॉय का चेंज करने के बारे में। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, टू फेल टू एंगेज क्रिएटिविटी ऑफ वर्कर ऑफ इंडिविजुअल। द सेकंड आर्गुमेंट टू द राइज ऑफ knowledge worker. Duker argued that the moving from economic good to the economic of knowledge from the society dominant of industrial potentiated one dominant by brain worker. उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछें क्यों, क्या कहते, मैं आपको वहां पर भी समझा दूंगा। लेकिन इस लाइन से हाफ क्लियर हो रहा है कि क्या कहते, क्या बात की गई है वहां पर कि जो भी सॉरी कहा गया, हाँ, चेंज ऑफ रोल, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, द चेंज ऑफ रोल ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ रोल जो एम्प्लॉय की चेंज, क्या कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ गुड्स को चेंज करने के, नॉलेज की तरफ शिफ्ट करने के, जो एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी निखारने की बात की गई है इस पैसेज के अंदर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको आंसर 29th भी। ओके, अब मूव करते हैं हम 30th क्वेश्चन के ऊपर, डी पैराग्राफ। इसका आंसर हमें 6 दिया गया। डकर व्यू ऑफ बैलेंस्ड मैनेजमेंट। जो डकर का व्यू है, जो ड्रकर्स है, उसका व्यू क्या था कि बैलेंस हमें मैनेजमेंट रखनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए वो, ठीक है। अब हम डी पैराग्राफ पर पहुंचते हैं फटाफट से। सो यहाँ लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजर एंड कोऑपरेशन, सेटिंग क्लियर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रांसलेटिंग दोज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इनटू इमीडिएट गोल्स। यानी कि उसने क्या बात की गई है, प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर एंड कोऑपरेशन, यानी कि दोनों का लेकर चल रहा है वो, मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन को, यानी कि बेसिकली वो बैलेंस करने की बात कर रहा है दोनों की जगह, ठीक है। तो बैलेंस की जगह उसने ये यूज किया हुआ वर्ड्स। तो 30th आंसर भी आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा 30th आंसर। सो अब मूव करते हैं हम पैराग्राफ ई के अंदर। मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर लूं ताकि आप देख पाए। सो ई पैराग्राफ के अंदर हम मूव करते हैं। ई पैराग्राफ हमें क्या दिया हुआ है? सो ई पैराग्राफ के अंदर हमें आंसर सेकंड है, फाइंडिंग फॉल्ट विद ड्यूकर्स, यानी कि कुछ ऐसी बात जो ड्यूकर की फॉल्ट थी, ठीक है। तो ई पैराग्राफ के अंदर मूव करते हैं फटाफट से। सो ई पैराग्राफ की हमें फर्स्ट लाइन के अंदर ही इनका आंसर देखने को मिल जाता है। सो हमें थर्ड पैराग्राफ के अंदर ही, ई पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लाइन में आंसर देखने को मिल जाता है। देयर 3 प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज्म ड्यूकर वर्क्स, यानी कि 3 प्रेसिडेंट थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ड्यूकर्स के वर्क को। द फर्स्ट इज दैट फोर्स टू बिग ऑन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन स्मॉल वन, यानी कि वो पहला क्या था उसके पर, ये सॉरी ये 39th का आंसर है। तो क्या कहते हैं, यहीं से हमें क्लियर होता है 31st तक की 3 प्रेसिडेंट से जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे उसके काम के लिए। एक तो ये था कि ये था, और बाकी 2 आगे डिस्कस किए गए हुए हैं। तो क्रिटिसिज्म की बात की गई है, तो यहाँ से हमें आंसर साफ क्लियर हो जाता है। फाइंडिंग फॉल्ट विद ड्यूकर्स, यानी कि लोग ऐसे थे जो उसके क्या कहते हैं फॉल्ट फाइंड कर रहे थे। So 31st is the answer is clear now. I think I believe that all the students are getting which I want to teach them. Okay. So next move to the 32 questions. 32 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Fth क्वेश्चन, F पैराग्राफ, इसका आंसर हमें क्या दिया हुआ है? 8th आंसर दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। तो पढ़ते 8th आंसर क्या है? एन एप्रिसिएशन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ड्यूकर वर्क्स, यानी कि जो एप्रिसिएशन, जो भी उसकी क्या कहते हैं डॉकर्स की वर्क की खामियां थी और फायदे थे वो डिस्कस किए गए हैं। तो इसकी पहली लाइन से क्लियर होता है, सेम इसके अंदर देयर इज अ सम ट्रूथ इन फर्स्ट 2 आर्गुमेंट, ठीक है। फिर यहाँ के बाद आप यहाँ नीचे एक पहली 2 आर्गुमेंट उसकी अच्छाई के बारे में बात की गई है। यहाँ के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं, हाँ कैमरा फोकस कर रहा है, देयर इज अ ट्रूथ ऑफ विद 2 आर्गुमेंट्स, यहाँ 2 आर्गुमेंट्स की जो उसकी अच्छाई थी वो बात की है। और जस्ट उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एवल्यूएटिंग ड्यूकर इन्फ्लुएंस इज सो दैट so many ideas have been passed into the conventional wisdom.
यानी कि इसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इससे हमें क्लियर होता है कि इसका आंसर क्या होगा, एन एप्रिसिएशन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि प्रोज भी होगी उसकी ट्रुथ एंड प्रॉब्लम्स भी होगी इसके कॉन्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको विच पैराग्राफ लिस्ट ऑफ हेडिंग क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आए होंगे ये कैसे करना है लिस्ट ऑफ हेडिंग। ओके, मूव करते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी लिस्ट ऑफ हेडिंग से रिलेटेड डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करूंगा, कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इश्यू हो रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब मूव करते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर ट्रू फॉल्स यस नो दिए गए हुए हैं। तो पहले दो तो हमें क्लियर ही है, नोट गिवन है, तो ये कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ड्रकर बिलीव, ओके शायद मे बी देयर इज इन out of focus. Drucker believed that employee should enjoy the same status as employee in the company. क्या कहते हैं, ड्रूक ने ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है जैसे कि एम्प्लॉय को सेम स्टेटस एंजॉय करना चाहिए जो बाकी एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं की गई विच पैराग्राफ के अंदर। ओके, अब मूव करते हैं 34th क्वेश्चन के। ड्रकर आर्ग्यू दैट मैनेजर एंड पोल्यूशन विल डोमिनेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए सोशल ट्रांजिशन। ऐसी भी की कोई बात नहीं की गई सोशल ट्रांजिशन के लिए, और ना ही कोई भी इसमें बात की गई है ये दोनों ही डोमिनेट करते हैं इकोनॉमी की। हाँ, ये दोनों पॉलिटिशियन और मैनेजर्स की बात की गई है पैराग्राफ के अंदर, लेकिन डोमिनेट और इकोनॉमी और सोशल ट्रांजेक्शन के बारे में बात नहीं की गई है, ट्रांजिशन के बारे में, सॉरी। ओके, आई होप आपको ये दोनों फर्स्ट पता लग गया क्यों नोट गिवन है, क्योंकि बात ही नहीं की गई है, डिस्कस ही नहीं किया गया है। सो मूव करते हैं हम 35th क्वेश्चन की तरफ। ड्रूकर स्पोर्ट दैट वर्कर शुड नॉट सिंपली put themselves just in an employment relationship, should develop their resources of intelligence and voluntarily। और इसका आंसर, अगर इसके बारे में बात की गई है, यानी ड्रकर सपोर्ट करता था वर्कर शुड नॉट सिंपली, उसे जस्ट एक एम्प्लॉय नहीं रहना चाहिए, उसे अपने रिसोर्सेज इंटेलिजेंटली डेवलप करनी चाहिए और वॉलंटियर करना चाहिए कंपनी के अंदर। अगर ये बात कही गई है तो यस होगा, नहीं कही गई है वॉलंटियर नहीं करना चाहिए तो नो होगा, अगर ये बात ही नहीं की गई है तो नॉट गिवन हो जाएगा। तो यानी कि यस लिखा है, यानी कि बात की गई है। तो चलिए देखते हैं ये कहां पर बात की गई है 35th क्वेश्चन के आंसर की। सो 35th क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है, जैसा कि आप सी पैराग्राफ की लास्ट लाइनों में देखते हैं। तो क्या ड्रोकर्स क्या बिलीव करते हैं? ड्रोकर बिलीव दैट ट्रीटिंग वर्कर एज अ रिसोर्सेज रेदर देन जस्ट अ कॉस्ट, यानी कि क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को क्या कहते हैं एक कॉस्ट, एक एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं रहना चाहिए, उसको अपनी खूबियां भी देखनी चाहिए। बिलीव ट्रीटिंग एज अ रिसोर्स रेदर देन अ कॉस्ट, यानी कि उसे अपनी क्या कहते हैं एक रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, एज अ रिसोर्स, यानी कि एक जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि मतलब उसकी अहमियत, मतलब वो किसी चीज की कमी को पूरी कर रहा है, वो रिसोर्स है वो उस चीज का। ओके, आई होप आपको इस चीज का भी क्लियर हो गया होगा 35th का आंसर। ओके, अब मूव करते हैं हम 36th क्वेश्चन की तरफ। 36th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? ड्रकर वर्क ऑन द मैनेजमेंट इज नॉट आउट ऑफ डेट टुडे एरा, यानी कि जो भी ड्रकर्स ने मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया वो क्या कहते हैं आउट ऑफ डेट नहीं है, वो आज के टाइम में भी काम आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन बट क्या कह रहा है? ड्रकर वर्क्स ऑन मैनेजमेंट इज आउट ऑफ डेट इन टुडे एरा, जो कि भी ड्रकर्स ने काम किया वो आज के समय में क्या कहते हैं आउट ऑफ डेट हो चुका है, मतलब आउटडेटेड हो चुका है। तो अगर वो आउटडेटेड हो गया है तो यस हो जाएगा, अगर आउटडेटेड नहीं है नो है, अगर इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया तो नॉट गिवन होगा। तो यानी कि नो है, यानी कि वो आउटडेटेड नहीं है। तो देखते हैं कहां पर इसका आंसर लिखा हुआ है। तो हम एफ पैराग्राफ के अंदर मूव करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे आखिरी लाइनों, बीच की लाइनों में लिखा हुआ है ड्रकर प्रोजेक्टिंग रोल इन क्रिएटिंग द मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट। उसका रोल क्या था? उसने जस्ट आज उस समय के लिए नहीं क्रिएट किया गया, उसने मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आने वाले समय के लिए भी क्रिएट किया कि आने वाले समय में भी वो काम करेगा। मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आने वाले समय मॉडर्न। सो इसका आंसर भी हमारा क्लियर होता है। 36 का आंसर भी उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या कहते हैं चूज द टू लेटर्स आंसर हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन है बट इसके अंदर दो आंसर हमें चूज करने होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हम 30 और 37 और 38 देखते हैं क्यों है। तो सबसे पहले विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ड्रकर व्यूज, यानी कि ड्रकर्स का व्यू के हिसाब से दो चीजें क्या सही थी। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये हमने सेम क्या कहते हैं यहाँ पर ड्रकर व्यूज के बारे में बात की थी
मैं आपको दिखाता हूँ। ओके 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 ओके, देयर इज द डी पैराग्राफ के अंदर ये बात है। डी पैराग्राफ जरूरी नहीं ये डी में हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं ड्रकर व्यू ऑफ बैलेंस मैनेजमेंट। यहाँ क्या है, द ट्रू फॉलोइंग ऑफ द ड्रकर व्यूज, यानी कि व्यूज के बारे में, यहाँ बैलेंस के बारे में बात है डी में, लेकिन इसके ऊपर नीचे ही आंसर मिलेगा। तो हमेशा अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि कहाँ पर कौन सा आंसर हमने पहले अटेम्प्ट किया था। तो चलिए क्या कहते हैं, हम पहले इसके ऑप्शन रीड कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं पैराग्राफ के ऊपर। ओके, दो ऑप्शन सही हैं, ए और ई। क्यों है? देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन एम्पावरमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि उसका बैलेंस, ये तो कंफर्म डी और क्या कहते हैं ऊपर नीचे में ही होगा। ठीक है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब मूव करते हैं ई की तरफ। लीडर शुड गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट डिटेल्स एंड स्ट्रेटेजिकल एस्टेब्लिश्ड गोल, यानी कि उन्हें स्कोप डिटेल्स के आगे भी जानी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अपने गोल को सेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कहां पर दिया हुआ है। सो देयर इज द 37 और 38th आंसर। लाइक ओके, देयर इज द आंसर। लाइक एज आई टोल्ड यू, like in C paragraph, in the last few lines, the manager had to stop treating worker like a cogs in a huge inhuman machine, start treating them as a brain worker। यानी कि मैनेजर को कोई भी उन्हें क्या कहते हैं कॉग की तरह नहीं समझना चाहिए, कॉग्स की तरह, और एक इनह्यूमन मशीन की तरह नहीं समझे, उन्हें ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे ब्रेन वर्कर हैं और दिमाग से अपने काम ले रहे हैं। सॉरी, आपको आंसर थोड़ा मिसप्लेस हो गया होगा। ओके, मे बी देर इज द सम, okay, I think there is the focus is okay, focus is done। मैनेजर हैड टू, उन्हें ब्रेन की तरह ब्रेन वर्कर की तरह चाहिए, देखना चाहिए, दिमागी एम्प्लॉय की तरह। सो देयर इज अ बैलेंस, ओके, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन एम्पावरमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि उन दोनों को बीच में बैलेंस रखना है। आई होप इस चीज का आप रिलेट कर पा रहे होंगे आंसर को। ओके ओके, हाँ, आपको समझ आ रहा होगा क्यों ये आंसर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, एम्पावरमेंट और कंट्रोल को बैलेंस करना है। लाइक यहाँ पर उन्होंने बात ही यही की हुई है, मैनेजर शुड हैड टू स्टॉप द ट्रीटिंग लाइक कॉक्स एंड ट्रीटिंग देम एज अ ब्रेन वर्कर। लाइक आई होप यू आर गेटिंग द राइट आंसर, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब मूव करते हैं 38th क्वेश्चन की तरफ। सो 38 क्वेश्चन में, मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी इजीली समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही पूरा पैसेज पढ़ेंगे आपको बेशक ये आंसर समझ में आने लग जाएंगे। सो अब मूव करते हैं 38th आंसर की तरफ, जो उसका ई पे है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ही emphasized the importance of manager cooperation and clear long term objective and translating them those long term objective into immediate goals। सो इसका ये आंसर कैसे है, तो यहाँ पर क्या बात करें, लीडर गो बियॉन्ड द मैनेजमेंट डिटेल्स एंड स्टैब्लिश गोल, स्ट्रेटेजिकली स्टैब्लिश गोल। सो यहाँ पर किस बारे में, इमीडिएट गोल। देयर इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर कोऑपरेशन, सेटिंग क्लियर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड then translating those long term objective into a more immediate goals। So I hope it's clear the answer। it's ये आंसर वो बेसिकली क्या कह रहा है, स्टैब्लिश गोल करने की जा रहा है। उन्हें क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को एक डिटेल एंड स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए। तो मैनेजर कोऑपरेशन, सेटिंग क्लियर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्ट्रेटेजिकली और लॉन्ग टर्म ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड इमीडिएट गोल्स, जिससे उन्हें गोल्स प्राप्त होंगे। ठीक है, जहां पर स्टैब्लिश गोल। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं हम 39 एंड 40th आंसर की तरफ। सो इसके अंदर क्या कहा गया है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन इन द पैसेज एज अ क्रिटिसिज्म टू ड्रूक एंड हिज व्यूअर्स, यानी कि ऐसे दो चीजें बताओ जो मेंशन की गई हैं पैसेज के अंदर, जो ड्रूक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसके व्यूज को। तो हमने क्रिटिसाइज करने का भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ई के अंदर क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रूक वर्क, एंड हमारे एफ के अंदर बात की गई है। सो सबसे पहले हमें आंसर क्या दिए गए हैं, हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि आंसर हमें क्या दिए गए हैं। सॉरी, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ अगर फ्रेम में नहीं आ रहा होगा तो। ओके ओके ओके, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग इन द फ्रेम, आई थिंक नाउ, आई थिंक अब हमें फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ही फोकस्ड मेनली ऑन बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड इग्नोर ऑल द स्मॉल वंस। ये हमने शायद पढ़ा था थोड़ी देर पहले,
ठीक है, और ए आंसर टिक है और सी है, क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ही रिलाइड ऑन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव फॉर आइडियाज ऑन स्ट्रेटेजीज एंड डू नॉट एन एवरेज वर्कर। यानी कि उसने क्या कहा कि कोऑपरेटिव जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन्हें स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए, नॉट एन एवरेज वर्कर की तरह। ठीक है, दोनों के आंसर हम फाइंड करते हैं। ए आंसर हमें यहाँ दिया हुआ है एफ के अंदर, ई के अंदर, सॉरी। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, द फर्स्ट डैट ही फोकस्ड ऑन बिग ऑपरेशन रेदर देन स्मॉल वंस। यानी कि वो ड्रॉग फोकस क्या करता है, बड़ी कंपनियों पर करता था, छोटियों को जाने देता था। सेम यहाँ लिखा है, ही मेनली फोकस्ड ऑन बिग ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर स्मॉल वंस। ओके, देन 39 इज द राइट आंसर ए। ओके, अब सी देखते हैं क्यों आंसर। ही रिलाइड ऑन कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव फॉर आइडियाज एंड स्ट्रेटेजिक्स नॉट एन एवरेज वर्कर। ही रिलाइड, ये क्या कहते हैं, डिपेंड करता था कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव पर एंड उसके आइडिया पर और उनकी स्ट्रेटेजी पर, एंड नॉट एन एवरेज वर्कर, और एवरेज वर्कर की तरफ नहीं करता था। सो इसका आंसर हमें दिया हुआ है ओके इन द एफ पैराग्राफ, लाइक हियर इज इट। Drake work on management by objective sits unnecessarily is earlier and later writing on the importance of knowledge worker self-directed team। उसमें क्या बात की गई है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलाइड ऑन कोऑपरेटिव ओके कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव फॉर आइडियाज एंड स्ट्रेटेजिक। यहाँ पर क्या बात की है, ड्रेक वर्क ऑन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिट uneasily with earlier and later writing on the importance of knowledge of worker, यानी कि एंड सेल्फ डायरेक्टेड टीम। यानी कि वो उन्हीं के साथ काम कर रहा है जो जिनके पास आइडिया और स्ट्रेटेजिक के लिए वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। सो आंसर इज द सी। सो हमने क्या कहते हैं 14 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सभी आंसर समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज आप कमेंट डाउन करिए, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं लगा है, मैं कमेंट में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं @canadian.fever पर आप DM कर सकते हैं, मैं आपको वहां रिप्लाई करके समझा दूंगा क्यों क्या आंसर है जो भी प्रॉब्लम होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये हमारा बंधन यूं ही चलता रहे कैनेडियन फीवर के साथ आप लोग। और मैं गॉड से प्रेयर करूंगा कि क्या कहते हैं आप सभी की ड्रीम्स पूरी हों, आप सभी अपनी डिजायर बैंड अक्वायर करें आइल्स के अंदर और अपनी ड्रीम कंट्री मूव हो जाएं। बाय बाय, मैं फिर मिलूंगा आपको एक और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।